हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि डेल्टा कैसे बनते हैं और डेल्टा होते क्या हैं। तो जब नदी अपने लोअर कोर्स में होती है, यानी कि नदी बिल्कुल समंदर के पास पहुंच चुकी होती है और समंदर से मिलने वाली होती है, उस टाइम पे होता ये है कि नदी जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है नदी में। लेकिन जो नदी की स्पीड होती है वो स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो अब होने ये लगता है कि जब पानी, हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि पानी जब तेज़ी से बहता है तो मिट्टी और पत्थर वो बहाते हुए ले जाता है अपने साथ, लेकिन पानी जब धीमे होता है तो मिट्टी और पत्थर सब चीज़ें वहाँ नीचे दबने लगती हैं, जमा होने लगती हैं। तो यही चीज़ होती है जब नदी समंदर के पास पहुँचती है और समंदर से मिलने वाली होती है तो नदी स्लो हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, जितनी मिट्टी और जितने पत्थर हैं वो सब नीचे इकट्ठा होने लगते हैं। तो अब ऐसा होता ये है कि मान लीजिए ये एक नदी है जो जा रही है। अब हम ऊपर से देख रहे हैं इस चीज़ को, तो ये नदी जा रही है, समंदर से मिलने वाली है। तो अब इसकी स्पीड कम है तो इसमें जगह जगह पे मिट्टी इकट्ठा होने लग जाएगी, कहीं कहीं पे अलग अलग जगह। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी जहाँ इकट्ठा होने लग जाएगी वहाँ से पानी की धार मुड़ने लग जाएगी, अलग होने लग जाएगी। तो नदी से अलग अलग धार निकलने लग जाती हैं, जिनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। और नदी से अलग अलग धार निकलती हैं जब, तो अब नदी की स्पीड और कम हो जाती है। तो जब और कम हो जाती है तो और ज़्यादा मिट्टी बैठने लगती है। ये कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ है, कोई चीज़ हुई तो इसकी वजह से ऐसा हुआ, और क्योंकि ऐसा हुआ तो ये चीज़ और हो रही है, तो और हो रही है तो ये चीज़ और ज़्यादा होगी। ये कॉज एंड इफेक्ट साइकिल चलने लग जाती है। तो वही चीज़ होती है, मिट्टी जमा हुई तो रिवर टूटने लग जाती है, और रिवर टूटती है तो और मिट्टी जमा होती है। तो धीमे धीमे ऐसे यहाँ बहुत सारी मिट्टी जमा होने लग जाती है और ये नदी टूट जाती है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में। तो ये जो एरिया है जो मिट्टी के जमा होने से बनता है, अब धीमे धीमे वक्त के साथ धीमे धीमे ये ज़मीन अच्छी खासी बड़ी हो जाती है। तो इस ज़मीन को कहते हैं डेल्टा। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. तो जब कोई नदी समंदर के पास पहुंचने वाली होती है तो उस टाइम पे जो स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर है, यानी कि पानी बहने की जो रफ्तार है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, रिवर्स बिगिन टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब नदियाँ टूटती हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। जैसे ये नदी कई सारी छोटी छोटी धाराओं में टूट गई। The river becomes so slow that it begins to deposit its load. The collection of sediments from all the mouths of distributaries form a delta. अब नदी इतना स्लो हो जाती है कि इसके अंदर जितना भी लोड होता है, लोड यानी कि मिट्टी पत्थर ये सब तमाम चीज़ें जो नदी अपने साथ लाती है, ये चीज़ें डिपॉजिट होने लग जाती हैं, जमा होने लग जाती हैं। अब इन कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, ये जो सेडिमेंट्स जगह जगह जमा होते रहते हैं, वक्त के साथ बड़े होते रहते हैं। तो वक्त के साथ डिस्ट्रीब्यूटरीज के माउथ पे, माउथ यानी कि मुहाने पे, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी शुरू हो रही हैं, वहाँ पे ऐसी एक ज़मीन वाला इलाका बन जाता है जिस इलाके को कहते हैं डेल्टा। अब अगर इंडिया की बात करें तो हमारी जो गंगा नदी है, गंगा नदी जहाँ समंदर से मिलती है वहाँ बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा जो है ये बहुत फर्टाइल लैंड है और यहाँ तमाम तरह की वाइल्ड लाइफ देखी जा सकती है और ये बहुत खूबसूरत जगह है। तो अभी तक हमने नदी के बारे में डिस्कस कर लिया कि नदियाँ अपने पूरे रास्ते के दौरान कैसे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, कैसे इरोजन करती हैं और डिपोजिशन करती हैं। तो अब हम देखते हैं सी वेव्स के बारे में, यानी कि जो समंदर की जो लहरें होती हैं वो कैसे ये खेल खेलती हैं इरोजन और डिपोजिशन का, और तमाम तरह के कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म्स यानी कि कोस्ट पे, यानी कि समुद्र के किनारों पे तमाम तरह के लैंडफॉर्म्स कैसे बनाती हैं समंदर की लहरें। तो अब जब इरोजन एंड डिपोजिशन की बात है, कहीं से पानी काटेगा और कहीं पे पानी जमा करेगा। तो अब जमा करने की बात पहले करते हैं। तो पानी जहाँ पे डिपॉजिट करता है हर चीज़, उन जगहों को कहते हैं बीचेस, यानी कि जितने भी समंदर के किनारे हैं
द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब जितनी समंदर की लहरें हैं वो अपने सेडिमेंट्स को, जो छोटे छोटे बारीक टुकड़े होते हैं पत्थरों के, उनको जमा करते हैं अपने शोर्स पे और बनते हैं बीचेस। दुनिया में तमाम तरह के बीचेस हैं, कई पत्थर वाले बीचेस हैं, कई रेत वाले बीचेस हैं, और रेत भी अलग अलग तरह की है। तो दुनिया में तमाम तरह के बीचेस हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत बीचेस हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया सी वेव्स डिपॉजिट कैसे करती हैं। अब हम बात करते हैं इरोजन की, यानी कि सी वेव्स, समंदर की लहरें पत्थरों को काटती कैसे हैं और तमाम तरह के जो लैंड फॉर्म्स बनाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें जाननी है सी क्लिफ्स के बारे में, कि सी क्लिफ्स क्या होते हैं। तो दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां आप ये पाएंगे कि समंदर के जस्ट बगल में, समंदर के सामने सीधी खड़ी चट्टानें हैं। तो इन सीधी खड़ी चट्टानों को कहा जाता है सी क्लिफ, यानी कि समंदर की जो चोटियां हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड द सी क्लिफ। अब ये स्टीप रॉकी कोस्ट, यानी कि बिल्कुल सीधी खड़ी हुई पत्थर की चट्टानें जो हैं, जो समंदर के किनारे बिल्कुल सीधी खड़ी हुई चट्टानें हैं, इनको कहा जाता है सी क्लिफ। और ये बिल्कुल वर्टिकल खड़ी रहती हैं। वर्टिकल यानी कि समंदर की जो लेवल है वो ये है, और चट्टानें बिल्कुल 90 डिग्री पे वर्टिकल। तो अब हम देखते हैं कि सी केव्स कैसे बनती हैं, यानी कि समंदर की गुफाएं। तो अब जैसा कि हमने देखा कि समंदर के जस्ट सामने होती है सी क्लिफ, यानी कि बिल्कुल सीधी हुई खड़ी चट्टानें। तो अब होता ये है कि जो पानी की लहरें हैं वो टकराती हैं इन क्लिफ्स से, और टकराती रहती है हमेशा। तो धीमे धीमे होता ये है वक्त के साथ कि जब पानी टकराता रहता है इन पत्थर की चट्टानों से, तो उनमें क्रैक डेवलप होते हैं, दरारें पड़ती हैं, और धीमे धीमे वक्त के साथ ये दरारें बढ़ती जाती हैं, और ये जो क्लिफ है इसके अंदर की जगह खोखली होती जाती है, जगह खोखली हो जाती है। तो इस खोखली हुई जगह को कहते हैं सी केव्स, यानी कि समंदर की गुफाएं। Sea caves continuously strike at the rocks and cracks are developed. Over time, these cracks become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on rocks. These are called sea caves. अब लगातार स्ट्राइक करने की वजह से ये जो पत्थर हैं इनमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, यानी कि दरारें, और ये दरारें वक्त के साथ बड़ी होते रहती हैं और चौड़ी होते रहती हैं, और इसकी वजह से बनती हैं हॉलो लाइक केव्स, यानी कि सुराख बन जाते हैं, बड़े बड़े कैविटीज बन जाती हैं, और इन्हीं को कहा जाता है सी केव्स, यानी कि समंदर की गुफाएं। और दुनिया में तमाम तरह की सी केव्स आपको देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग शेप की, अलग अलग स्ट्रक्चर की। अब जरा हम देखते हैं सी आर्चेस के बारे में। तो आर्च का मतलब होता है मेहराब। जो दरवाजे के किनारे का जो मेहराब होता है, उसी तरीके से सी आर्चेस बनते हैं, यानी कि समंदर के मेहराब। अब ये कैसे बनते हैं? As these cavities become bigger and bigger, only the roof of caves remain, thus forming sea arches. अब होता ये है कि मान लीजिए कोई क्लिफ है, उस क्लिफ में अंदर कैविटीज बन गई, एक सुराख बन गया, बड़ा सा एक जगह बन गई। तो अब ये कैविटी जब दूसरी तरफ से भी खुल जाती है, तो यानी कि एक बिल्कुल सीधा आर पार वाला एरिया बन जाता है। तो अब होता ये कि एक क्लिफ बची है और उसकी छत है और एक पिलर जैसा कुछ है, तो ये एक दरवाज़ा जैसा कुछ बन जाता है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है सी आर्चेस, कि यानी कि जब ये कैविटीज जब बड़ी होते रहती हैं तो सिर्फ रूफ ऑफ केव्स रिमेन, यानी कि उन गुफाओं का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा बचता है और अंदर बिल्कुल वो आर पार हो जाता है एरिया, तो बस रूफ बचता है और वो पिलर बचता है। तो इसी से बनते हैं सी आर्चेस, यानी कि समुद्र की जो मेहराबें हैं। अब ज़रा देखते हैं कि स्टैक्स क्या होते हैं। तो अब ये जो सी आर्चेस होते हैं, वक्त के साथ इनमें भी इरोजन चलता रहता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि ये जो इनकी छत होती है वो छत ही टूट के गिर जाती है, तो बचता है बस सिर्फ ये क्लिफ और ये एक पिलर। तो ये जो पिलर है जो बचता है, इसको कहा जाता है स्टैक। तो further erosion break the roof and only the walls are left. These wall-like features are called stacks.
अब लगातार इरोजन होने की वजह से ये जो रूफ है, सी आर्चेस की जो रूफ है, ये रूफ टूट जाती है और सिर्फ वॉल लाइक फीचर, ये जो दीवार जैसा पिलर जैसा कुछ है, सिर्फ ये बचता है। तो इस वॉल लाइक फीचर को कहते हैं स्टैक। तो अब हमारा अगला मुद्दा है वर्क ऑफ आइस ग्लेशियर्स। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि ग्लेशियर का क्या मतलब होता है। तो ग्लेशियर्स बनते हैं बर्फ से, और बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते थे। तो अब होता यह है कि जब आसमान से बर्फ गिरती है तो बर्फ की एक लेयर बन जाती है, यानी कि बर्फ की एक चादर बन जाती है। अब बर्फ जब गिरते रहती है हमेशा, तो ऐसे ही बर्फ की लेयर्स बनते जाती हैं, बर्फ की चादरें एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाती हैं। अब धीमे धीमे वक्त के साथ जब ये मास बहुत ऊंचा हो जाता है तो ये बर्फ बहुत भारी होती है, तो ये प्रेशर डालती है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये जितनी भी लेयर्स होती हैं ये बर्फ कंप्रेस होती है और तब जाके बनते हैं ग्लेशियर्स, यानी कि बिल्कुल बर्फ के कंप्रेस होने पे एक नई चीज़ बनती है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर बर्फ से बनता है, लेकिन ग्लेशियर का मतलब ये नहीं कि वो बर्फ है, बर्फ के कंप्रेस होने पे वो एक नई चीज़ हो जाती है और ग्लेशियर्स का अलग ही मैजिक होता है। और ग्लेशियर्स की बात करी जाए तो ग्लेशियर्स दो तरह के होते हैं। पहले एल्पाइन ग्लेशियर्स, यानी कि वो ग्लेशियर जो कि पहाड़ों के ऊपर हैं, जो बर्फीले पहाड़ हैं, और इन एल्पाइन ग्लेशियर्स के पिघलने से ही तमाम नदियाँ बनती हैं, जो नदियाँ फिर जब प्लेन्स में आती हैं तो यहाँ तमाम सिविलाइजेशंस को सपोर्ट करती हैं, तमाम इंसानों और जानवरों को जिंदा रख पाती हैं। तो अगर आप जिंदा हैं तो शुक्रिया अदा करिए एल्पाइन ग्लेशियर्स का भी। और दूसरे तरह के ग्लेशियर्स होते हैं आइस शीट्स के फॉर्म में, जो कि हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आइस शीट्स के फॉर्म में। और अगर आपके दिमाग में ये बात आए कि ग्लेशियर तो सिर्फ बर्फीले पहाड़ों में होते हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होते हैं, तो हम इस चीज़ को इतना एक्सटेंसिवली क्यों पढ़ रहे हैं ग्लेशियर्स को? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ करोड़ों साल पुरानी है, और इन करोड़ों सालों में लाखों साल ऐसे रहे हैं जब हमारी पूरी अर्थ में बर्फ जमा रही है, जिस वक्त को हम आइस एजेस कहते हैं। तो आप अभी जहाँ अभी रह रहे हैं, जहाँ खड़े हैं आप अभी, वहाँ पे हो सकता है एक ऐसा वक्त रहा हो कि वहीं पे उसी जगह पे 20-20 फीट बर्फ रही हो सकता है ऐसा भी एक वक्त रहा हो। तो इस वजह से ऐसे ज़माने रहे हैं हमारी अर्थ में जब सिर्फ ग्लेशियर्स का राज हुआ करता था, सिर्फ ग्लेशियर्स और बर्फ़ हुआ करती थी हमारी पूरी अर्थ में। तो अब इन ग्लेशियर्स ने तमाम तरह के खेल खेले हैं लाखों सालों के दौरान, और वो जितने खेल खेले हैं ग्लेशियर्स ने, उनके निशान हमें दिखाई दे सकते हैं आज के वक्त में, जो चीज़ें हो चुकी हैं लाखों साल पहले। इस वजह से हम ग्लेशियर्स को पढ़ रहे हैं कि ग्लेशियर्स ने हमारी ज़मीन में क्या क्या खेल खेले हैं, जो चीज़ हम नहीं देख पाए लेकिन हम जान ज़रूर सकते हैं। तो अब ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। तो अब ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये बिल्कुल रिवर्स ऑफ आइस जैसे होते हैं। जैसे कि नदी में पानी होता है, उसी तरीके से ग्लेशियर बेसिकली बर्फ की नदी होती है, यानी कि वो एक नदी ही है, बस उसमें बर्फ है। तो अब आप खुद सोच लीजिए, ग्लेशियर जब नदी आती है अपने रास्ते से तो मिट्टी और पत्थरों को कितना काटते हुए आती है, तो ग्लेशियर क्या करते होंगे? ग्लेशियर जब आते हैं, जब बर्फ के ग्लेशियर्स ऊपर पहाड़ों से नीचे की तरफ चलते हैं, तो अपने पूरे रास्ते के दौरान जितने भी पत्थर हैं, जितनी भी मिट्टी, उसको बुलडोज करते हुए आते हैं, यानी कि तोड़ते हुए घिसते हुए आते हैं और एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अब पत्थरों की जो लेयर है उसमें ऊपर की लेयर अगर ग्लेशियर उठा ले जाएंगे अपने साथ तो नीचे की लेयर एक्सपोज हो जाएगी। अब नीचे की लेयर ऊपर हो चुकी है, तो इस तरीके से नीचे की जो लेयर होती है उस चीज़ को एक्सपोज कर देते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज। As the ice melts, they get fed up with water and become beautiful lakes in the mountains. अब जैसा कि हमने पढ़ा था नदी के केस में कि नदी को अगर एक लेयर मिल जाती है सॉफ्ट रॉक की, तो नदी उन सॉफ्ट रॉक्स को काटते चली जाती है और वाटरफॉल बन जाता है। तो अब ग्लेशियर्स में भी ऐसा ही कुछ होता है कि जब ग्लेशियर्स में ऐसी एक लेयर मिल जाती है ग्लेशियर को जहाँ सॉफ्ट रॉक है, कि पूरी एक लेयर अब सॉफ्ट रॉक की मिल रही पूरे एरिया में, तो अब ग्लेशियर्स क्या करते हैं कि जब ग्लेशियर आता है पहाड़ से नीचे की तरफ
तो हार्ड रॉक को कम काटता है, लेकिन जहाँ से उसे सॉफ्ट रॉक मिलता है, सॉफ्ट रॉक को ज़्यादा काटते हुए चले जाता है। अगले साल फिर जब बर्फ़ पड़ती है, फिर जब ग्लेशियर्स आते हैं, तो अब सॉफ्ट रॉक कट चुका है, तो ये एरिया थोड़ा एब्रप्ट हो गया है, तो अब इस एरिया को और काटेगा, और अगले साल फिर और काटेगा। तो इस तरीके से ये जो एरिया है जहाँ सॉफ्ट रॉक है वो कटता चला जाता है, और धीमे धीमे बहुत गहरे डीप हॉलोज बनते हैं, यानी कि ऐसे कैविटीज़, ऐसे खोखले एरिया बनते हैं जो बहुत गहरे हैं, और इन जगहों में बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है, और जब ये बर्फ़ पिघलती है तो पानी भर जाता है। ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं वक्त के साथ, क्योंकि ये सब चीज़ें हज़ारों सालों के दौरान होती रहीं, तब जाके बनता गया। तो फिर जब पानी जमा होने लग जाता है ऐसे गड्ढों में, तो फिर बनती हैं वो खूबसूरत लेक्स या खूबसूरत झीलें, जिन झीलों को आप पहाड़ों में देख पाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि ग्लेशियर्स और क्या क्या करते हैं। ग्लेशियर्स वैसे देखा जाए तो बहुत तमाम तरह के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, जैसा कि हमने नदी के केस में देखा, हमने कई तरह के लैंडफॉर्म्स देखे, तो ग्लेशियर्स भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। लेकिन हम सारे लैंडफॉर्म्स पढ़ने लग गए तो आपका ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इस चैप्टर में बहुत गिने चुने एक दो चीज़ें देखेंगे कि आपको बस आइडिया रहे क्लास 7th के लिहाज से कि ग्लेशियर्स क्या क्या करते हैं। और अगर आपको डेप्थ में कभी इंटरेस्ट आए तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट कभी ऑप्ट करना अपनी हायर स्टडीज़ में, तब आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में और क्या क्या होता है। खैर, अब क्या होता है, द मटीरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर्स सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड टू फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स। अब जब ग्लेशियर्स आते हैं पहाड़ों से नीचे और अपने साथ सब मिट्टी पत्थर ले जाते हैं, तो इनको ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट करते हैं, कहीं ये जमा करते हैं। तो जब ऐसी जगहें जहाँ पे ये पत्थर और तमाम तरह की सैंड और सिल्ट, यानी कि मिट्टी और रेत, ये सब तमाम चीज़ें जहाँ पे ग्लेशियर्स जमा कर देते हैं, कि जब ग्लेशियर्स ले गए कहीं जमा किया, और जब बर्फ़ पिघल गई, पानी है, पानी भी बह गया, तो अब वो चीज़ें जमा हो जाती हैं एक जगह पे, उन्हें कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। अब हमारा अगला मुद्दा है वर्क ऑफ विंड, यानी कि जो हवा होती है, हवा कैसे ये खेल खेलती है इरोजन और डिपोजिशन का, और तमाम तरह के लैंडफॉर्म्स बनाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मशरूम रॉक्स के बारे में। You can see rocks in the shape of mushroom, commonly known as mushroom rocks. The lower section of the rock is eroded more than the upper part. Therefore, such rocks have narrow base and wider top. तो अब होता ये है कि जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, रेगिस्तान यानी कि ज़मीन में वहाँ रेत है, रेत बहुत हल्की होती है, तो जब हवा चलती है रेगिस्तान में तो रेत उड़ने लग जाती है, और जब रेत उड़ती है हवा में तो होता ये है कि अगर ज़मीन से 5 फीट या 6 फीट की हाइट तक अगर आप देखें तो उस हवा में रेत ज़्यादा होगी, और उस हाइट से ऊपर की जो हवा होती है उसमें रेत थोड़ा सा कम होती है। तो अब होता यह है कि मान लीजिए कोई सीधी चट्टान है, कोई पत्थर है ऐसा, और इस पे हवा जब लगती है सामने की तरफ से, तो वो हिस्सा जहाँ पे नीचे वाली हवा लग रही है, यानी कि वो हवा जहाँ रेत बहुत ज़्यादा है, जहाँ सैंड पार्टिकल्स जिस हवा में बहुत ज़्यादा हैं, तो नीचे वाली हवा इस पत्थर को ज़्यादा काटेगी, और जो ऊपर वाली हवा है उसमें रेत के पार्टिकल्स बहुत कम हैं, तो ऊपर वाली हवा इस पत्थर को कम काटेगी। तो धीमे धीमे होने ये लगेगा लोअर सेक्शन इज इरोडेड मोर, तो जो नीचे का हिस्सा है ये ज़्यादा घिसता रहेगा, और वक्त के साथ ये घिसते घिसते ऐसा हो जाएगा कि बहुत पतला सा हो जाएगा, और जो ऊपर का हिस्सा है ये बहुत कम घिसेगा। तो ये मोर और लेस ऐसा ही रहेगा। तो एक मशरूम के शेप का एक पत्थर हमें दिखेगा, और इसका क्या है, नैरो बेस। नैरो बेस यानी कि बेस पतला होता चला जाएगा, एंड वाइडर टॉप, जो ऊपर का हिस्सा है वो चौड़ा रहेगा। और वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है, जो लोअर सेक्शन है, वो ज़्यादा इरोड हो रहा है, इरोडेड मोर दैन दी अपर, क्योंकि इस नीचे सेक्शन की जो हवा है उसमें रेत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हवा कैसे खेलती है, हवा कितना काट सकती है, और हवा में रेत के पार्टिकल्स हों वो कितना इफेक्ट डाल सकते हैं वक्त के दौरान। अब हम डिस्कस करते हैं सैंड ड्यून्स के बारे में।
When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structures. These are called sand dunes. अब जब हवा चलती है, हवा बहती है, तो हवा अपने साथ रेत के पार्टिकल्स को उठा ले जाती है अपने साथ और ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि लंबे डिस्टेंस तक ले जाती है। और जब हवा चलना बंद होती है या उसकी स्पीड कम होती है, व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब वो चलना कम होती है, तो ये जो जितनी भी रेत को वो अपने साथ ले गई है, ये रेत डिपॉजिट होते रहती है और लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी कि ऐसे टीले बन जाते हैं जो रेत के टीले होते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टीले। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम रेत की बात करते हैं तो रेगिस्तान में रेत भी अलग अलग टाइप की होती है। आप ये मत समझिएगा कि रेत सिर्फ एक जैसी होती है। रेगिस्तानी इलाके हमारे अर्थ में जितने हैं, हर जगह आप देखिए अलग अलग टाइप की रेत होती है। तो कई ऐसे जगह होती है जहाँ पे जो रेत होती है, जो सैंड होती है, उसके ग्रेन्स बहुत ही ज़्यादा फाइन और बहुत ही ज़्यादा महीन और बारीक होते हैं। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it for very long distances. When such sand is deposited in large area, it's called loess. अब जब सैंड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा महीन होते हैं और बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, तो ये जो हवा है उनको बहुत लंबे डिस्टेंस तक ले जाती है, लॉन्ग डिस्टेंसेस। और जब ये महीन वाली सैंड इतने लंबे डिस्टेंस के बाद कहीं जमा होती है, तो उस बड़े से एरिया में ऐसे टीले बन जाते हैं, और उस महीन सैंड वाले जो टीले होते हैं, उन टीलों को कहते हैं लोइस। तो इन टीलों में और लोइस में फ़र्क क्या है? ये महीन सैंड के टीले होते हैं। तो ये था क्लास 7th ज्योग्राफी 3rd चैप्टर। चलिए फिर, थैंक यू।